खोपड़ी की आंख से दिखाई दे रहा था। सानी और अली गार के अंदर एक दूसरे के करीब खड़े हो गए थे। गार की छत से मिट्टी और छोटे छोटे पत्थर गिर रहे थे। यूं लग रहा था गार का ऊपरी हिस्सा उन पर आ जाएगा और वो दबकर मर जाएंगे। सासान डोगरा कहका लगाकर और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। शैतान उसकी सुन रहा था और उसके दुश्मनों को मारने या भगाने वाला था। शोले भड़क रहे थे। आग में घी डाला जा रहा था, जैसे मरने वाले को घी पिलाकर जिंदा रखा जा रहा हो। वो मंत्र पढ़ते पढ़ते रुक गया। खोपड़ी की आंख में सानी और अली बखैरियत नजर आ रहे थे। वो भी जेर लब कुछ पढ़ रहे थे। कलाम पाक की तिलावत करते हुए आगे बढ़ रहे थे। गार के अंदर जलजला थम गया था। उन पर मिट्टी और पत्थर नहीं गिर रहे थे। वो मुकाबलतन दूसरे मंत्र पढ़ने लगा। फिर उसने तलवार उठाकर उसकी नोक अपने सीने पर रखी। उसे सीने के अंदर थोड़ा सा पेवस किया तो खून निकलने लगा। उसने अपना खून एक हाथ के चुल्लू में लेकर उसे खोपड़ी पर फेंका। खोपड़ी पर खून के छींटे पड़ते ही बिजलियों की कड़क सुनाई थी। खोपड़ी की आंख बता रही थी कि वो दोनों तूफानी हवा की जद में आ गए हैं। उनके हाथों में जो टॉर्चें थीं वो छूट गई थीं। रोशनी बुझ गई थी। गहरी तारीकी छा गई थी। ऐसे में तिलिस्म कदे का रास्ता गुम हो गया था। वो इसी तरह काले जादू के जरिए भूल भुलैयां पैदा करता था। गार में दाखिल होने वाले भटक कर एक तरफ से आते थे और दूसरी तरफ से निकल जाते थे। तिलिस्म कदे तक पहुंच नहीं पा रहे थे। शायद अली और सानी को भी तूफानी हवाएं उड़ाकर कहीं ले जा रही थीं। तारीकी में कुछ नजर नहीं आ रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता खोपड़ी की आंख रोशन होने लगी। सानी और अली नजर आने लगे। वो बुलंद आवाज से कलाम पाक की तिलावत करते हुए तिलिस्म कदे में पहुंच गए। वो हैरत से उछल पड़ा। उसने जादुई अमल से सारे रास्ते बंद कर दिए थे। तूफानी हवाएं जो उन्हें उड़ाकर गार से बाहर फेंकने वाली थीं, वो उन्हें तिलिस्म कदे में पहुंचा गई थीं। वो तिलावत करते हुए उस हिस्से से गुजर रहे थे जहां महाज्ञानी कांटों के बिस्तर पर लेटा हुआ था। वो दोनों उसके करीब आकर रुक गए। अली ने पूछा, तुम कौन हो? ज्ञानी ने आंखें खोल दी। मुस्कुराकर कहा, जनाब अली असदुल्ला तबरेजी ने तुमसे कहा था तिलिस्म कदे में कैदी मिलेगा जिसके सीने में कांटा चुभा होगा। देखो, क्या मैं वही नहीं हूं? सानी ने कहा, बेशक तुम वही हो। वो और करीब आई। फिर झुककर उसने वो आखिरी कांटा निकाल दिया। ज्ञानी ने कहा, आज मुक्ति यानी निजात हासिल हो गई। अली ने पूछा, सासान डोगरा कहाँ है? तुम्हारे यहां कदम रखते ही उसकी मौत पर तस्दीक की मोहर लग गई है। बेटे, मुझे कांटों के बिस्तर से उठाओ। अली ने उसके दोनों हाथ और सानी ने उसके दोनों पांव पकड़े। फिर उसे कांटों के बिस्तर से उठाकर फर्श पर लेटा दिया। वो उठकर खड़ा हो गया। फिर कहने लगा, मेरे साथ आओ। वो दोनों उसके साथ चलने लगे। तिलिस्म कदे में जगह जगह कई रुकावटें थीं, लेकिन ज्ञानी की रहनुमाई में रुकावटें दूर हो रही थीं। सासान डोगरा की आवाजें गूंज रही थीं। वो कह रहा था, महाज्ञानी, घर के भेदी, तू इन्हें रास्ता दिखा रहा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ज्ञानी कहता जा रहा था, मेरे बदन से आखिरी कांटा निकल गया। तू भी दुनिया से निकल जा। तेरा अंत समय आ गया है। वो तीनों उस हिस्से में आ गए जहां वो शैतानी खोपड़ी रखी हुई थी। उसके सामने खड़े हुए सासान डोगरा ने पलट कर देखा। उसकी बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। ज्ञानी ने उंगली से इशारा करते हुए कहा, वो देखो अली, खोपड़ी के पास जो पुतला रखा है उसे राहीला के नाम से बांधा गया है। उसे तोड़ दो। अली उधर जाने लगा। सासान डोगरा ने तलवार उठाकर कहा, मूर्ख, मेरे मुकाबले पर खाली हाथ आया है। अली ने कहा, यह हमारी खानदानी रिवायत है। हम खाली हाथ दुश्मनों का सामना करते हैं। तेरी तलवार मेरे सर तक नहीं आ सकेगी। वो तलवार को सर से बुलंद किए तोड़ता हुआ आया, लेकिन मुकद्दर में ठोकर लिखी थी। वो ठोकर खाकर औंधे मुंह गिर पड़ा। तलवार हाथ से छूटकर फर्श पर फिसलती हुई अली के कदमों के पास आ गई। वो तलवार उठाकर बोला, यह हमारा आजमाया हुआ नुस्खा है कि दुश्मन हमें खाली हाथ देखकर खुशफहमी में भूल जाते हैं कि वो कहाँ गलती करने या ठोकर खाने वाले हैं। अब तुम खाली हाथ हो। वो हड़बड़ाकर उठा। अली ने तलवार का एक वार किया। उसका एक बाजू कटकर जलती हुई आग में चला गया। वो शेर की तरह दौड़ता हुआ एक कुल्हाड़ी के पास गया। उसे दूसरे हाथ से उठाकर अली पर हमला करना चाहता था, लेकिन सानी को देखा। वो दौड़ती हुई अपनी मां से मंसूब पुतले के पास पहुंच गई थी। सासान डोगरा अली की तरफ से पलटकर सानी की तरफ कुल्हाड़ी उठाता हुआ दौड़ा। वो पुतले के सामने खड़ी थी। जैसे ही उसने हमला किया, वो हिप हॉप की आवाज निकालती हुई जिम्नास्टिक के करतब दिखाती हुई कलाबाजियां खाकर दूसरी तरफ गई। कुल्हाड़ी उसके पीछे रखे हुए पुतले पर पड़ी। पुतला तो टुकड़े हो गया।
पेरिस के एक कॉटेज में राहिला चीख मारकर उठ बैठी, फिर जुनूनी अंदाज में चीखने लगी, छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो, मेरे टुकड़े ना करो, मुझे सलामत रहने दो, छोड़ दो मुझे। सुल्ताना और सलमान वास्ती पहले से ऐसी सूरत हाल के लिए तैयार थे और राहिला को संभालने के लिए वहां मौजूद थे। सलमान ने उसके बाजुओं को थाम कर कहा, हौसला करो, तुम्हारे अंदर से शैतान निकल रहा है। नहीं, मैं सानी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, वो मेरी बेटी नहीं है, उसकी चालाकी से मेरे 2 टुकड़े हो गए हैं। देखो, मैं आधी इधर हूं आधी उधर। उधर अली ने तलवार का दूसरा वार किया। सासान डोगरा का दूसरा बाजू कटकर कुल्हाड़ी समेत शैतानी खोपड़ी से टकराया, फिर खोपड़ी के साथ भड़कते हुए शोलों में चला गया। सासान डोगरा ने चीख मारी, जैसे खोपड़ी की जगह खुद चल रहा हो। वो पलटकर खोपड़ी को आग से निकालने किया, लेकिन कैसे निकालता? दोनों हाथों से महरूम हो चुका था, मगर वो खोपड़ी उसके लिए अपनी जान से ज्यादा अजीज थी। उसने अपने सर को आग में झोंक दिया, खोपड़ी को दांतों से पकड़कर निकालना चाहता था। अली ने तलवार के एक ही वार से उसकी गर्दन अलग कर दी। उसका धड़ आग के बाहर और सर उसकी खोपड़ी के साथ आग के अंदर रह गया। पूरा तिलिस्म कदा लरसने लगा था। कितने ही बुत औंधे मुंह गिर रहे थे। अली ने 2 टुकड़े होने वाले पुतले के 4 टुकड़े कर दिए। ज्ञानी ने कहा, बस करो बेटे, अब चलो, ये जादू नगरी मिट्टी में मिल रही है। वो तीनों तेजी से चलते हुए वहां से जाने लगे। सलमान ने सानी के पास आकर कहा, शाबाश, तुमने बेटी होने का हक अदा कर दिया। तुम्हारी मम्मी बेहोश हो गई हैं, डॉक्टर अटेंड कर रहा है, अब वो नॉर्मल रहेंगी। तिलिस्म कदे की दीवारें गिर रही थीं, छत नीचे आ रही थी। वो तीनों वहां से निकल आए थे। गार से गुजरते हुए जब बाहर आए तो वहां दूर तक मजमा लगा हुआ था। लोगों को यकीन नहीं था कि सानी और अली तिलिस्म कदे से वापस आएंगे। ज्ञानी ने एक ऊंचे पत्थर पर खड़े होकर कहा, लोगों, तुम सब मुझे अच्छी तरह जानते हो। 1 बरस पहले जब डोगरा मुझे काले जादू से बांध कर ले गया था तो मैंने कहा था कि वो शैतान जादूगर ठीक 12 महीने बाद मारा जाएगा और मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। देखो, मैं आ गया हूं। इन जवानों ने उस शैतान को नर्क में पहुंचा दिया है। मर्द, औरतें, बूढ़े और बच्चे सभी बेयकीनी से सानी और अली को देख रहे थे। वो आगे बढ़ते हुए हेलीकॉप्टर की तरफ जाने लगे। लोग 2 हिस्सों में तकसीम होकर उन्हें अपने दरमियान से जाने का रास्ता देने लगे। सानी हेलीकॉप्टर में सवार हो गई। अली भी अंदर पहुंच गया और दरवाज़ा बंद करने से पहले बोला, शैतान की दहशत हमेशा से है और हमेशा रहेगी, लेकिन जल्द ही ये बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी कि दुनिया में जब फिरौन और रावण ना रहे तो सासान डोगरा क्या चीज़ था। सबको एक दिन मरना है, सो वो खबीस भी मर चुका है। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। पंखा गर्दिश करने लगा। जब हेलीकॉप्टर बुलंद होकर परवास करने लगा तो सबने अपने अपने हाथ जोड़कर अकीदत और एहसानमंदी से सरों को झुका लिया। जिंदगी दौड़ते दौड़ते जैसे थोड़ी देर के लिए रुक गई थी। मैं अपनी जिंदगी की बात कर रहा हूं। सारी उम्र दौड़ता रहा हूं। हालात इतनी तेजी से बदलते रहे हैं कि कभी दम लेने की फुर्सत नहीं मिली। कभी कोई दुश्मन और कभी कोई नागहानी आफत नाजिल होती रही है। सुनने वालों से कभी यह कहने का मौका ना मिला कि इस माँ मुआफ कर दो। दुश्मन हालात ने आराम करने की इजाज़त दी है। सुनने वाले आप भी आराम फरमाएं। अगले हफ्ते नई रूतात सुनाऊंगा। मेरा ख्याल है दुश्मन हालात इजाज़त दे सकते हैं, लेकिन सुनने वाले कभी 1 हफ्ते का नागा बर्दाश्त नहीं करेंगे, जबकि कहने के लिए फिल वक्त कुछ नहीं है। दुश्मनों को सांप सूंघ गया था। सासान डोगरा अपने काले उलूम के साथ फना हो चुका है। सानी और अली अभी सोच रहे हैं कि अफगानिस्तान और ईरान के रास्ते पेरिस जाएं या अपने मुल्क में कुछ अरसा क़याम करें। अगर उन्होंने अपने मुल्क का रुख किया तो वहाँ के शैतान सिफत अकाबरीन की शामत आ जाएगी। ऐसे ऐसे राज फाश होंगे कि लूट खसूट मचाने वाला टोला सानी और अली को बर्दाश्त नहीं करेगा और मेरी दास्तान पर कैंची चल जाएगी। सानी और अली तिब्बत के दारुल सल्तनत लासा में आराम कर रहे हैं। मरीना ने दोनों कान पकड़कर तौबा की है कि जज्बात भड़केंगे तो वो अपनी जवानी को आग लगा देगी, लेकिन पारस के करीब कभी नहीं जाएगी। चूंकि वो तौबा कर रही थी, इसलिए पारस भी फारिग बैठा था, जोजो के साथ चैन की बंसरी बजा रहा था। मेडिकल रिपोर्ट ने बताया है कि जोजो मां नहीं बन सकेगी। पारस का जहरीला खून हमल को कायम नहीं रहने देता। जोजो फिलहाल ज़ेरे इलाज है। शैतानी पुतला टूट चुका है। रहीला को काले जादू से निजात मिल गई है। जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी ने उसे इदारे में बुला लिया है। उसका रूहानी इलाज कर रहे हैं। सुल्ताना और सलमान वास्ती पेरिस में हैं। लैला मेरे साथ तंजीम वाले मुल्क में है। सोनिया भी है।
लेकिन हमसे कभी मुलाकात नहीं करती, सिर्फ ख्यालखानी के जरिए राब्ता रहता है। इसका मतलब है जिंदगी दौड़ते दौड़ते जैसे थोड़ी देर के लिए रुक गई है। मेरी फैमिली के किसी फर्द की जानिब से कोई हरकत नहीं हो रही है, किसी की आवाज़ नहीं आ रही है। ऐसे वक्त दुश्मनों को सुकून का सांस लेना चाहिए, लेकिन अजीब बात यह है कि उनका सुकून गारत हो गया है। तंजीम वाले जासूस हमारी बू सूंघते फिर रहे हैं कि हम कहाँ हैं, और जहाँ भी हैं वहाँ पुरस्कार खामोशी क्यों इख्तियार की है। 2 गोल्डन ब्रेन्स रह गए, बाकी हमारे हाथों फना हो गए। शायद उन्होंने मजीद गोल्डन ब्रेन्स का इजाफा किया हो, अभी ये बात हमारे इल्म में नहीं है। बहरहाल ये गोल्डन ब्रेन्स मामलात की तह तक पहुँच जाते हैं। उन्होंने तंजीम वाले हुक्काम से कहा, सोनिया की खामोशी समझ में आती है। वो पापा डोक के सेहतयाब होने और उसकी दिमागी तवानाई बहाल होने का इंतज़ार कर रही है। वाकई हमारी खामोशी का मतलब यही था। हम राहिला को तंजीम वालों की कैद से रिहाई दिलाकर पेरिस पहुंचा चुके थे। अब पापा डोक को ख़त्म करने का मरहला रह गया था। हम नहीं चाहते थे कि उन तंजीम वालों के पास एक भी ख्यालखानी करने वाला रहे, और वही एक पापा डोक उनके पास रह गया था। पहले हमें इत्मीनान था कि हम उन डॉक्टरों के दिमागों में रहकर पापा डोक के हालात मालूम करते रहेंगे। इब्तिदा में उसका दिमाग बहुत ही कमज़ोर था। मैं उसके अंदर जाता तो दिमाग में बेहिसी और गफलत की धुंध छाई रहती। मैं उसके दिमाग से वापस आ जाता था। फिर वो रफ्ता रफ्ता दिमागी तवानाई हासिल करने लगा। ब्रेन ऑपरेशन के 2 माह गुजर चुके थे। उन्हीं दिनों में वो हमारे हाथ से निकल गया। हम 24 घंटे उसके दिमाग में नहीं रह सकते थे, रहते तब भी उसकी जहनी तब्दीली को रोक नहीं सकते थे। उन्होंने उसे बेहोश कर दिया था और बेहोशी के दौरान उसकी याददाश्त ख़त्म कर दी थी। आवाज़ और लहजा बदल दिया था। दिमाग के चोरखाने में टेलीपैथी और काले उलूम को बाकी रखा था। जब हमने उसकी आवाज़ और लहजे को गिरफ्त में लेकर उसके दिमाग में पहुंचना चाहा तो उसका दिमाग नहीं मिला, वो गुम हो चुका था। हमने ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों के दिमागों को पढ़ा। पता चला वो तमाम डॉक्टर तंजीम वाले मुल्क से बाहर न्यूयॉर्क चले गए हैं। वो नहीं जानते थे कि पापा डोक की आवाज़ और लहजे को तब्दील करने के लिए किन डॉक्टरों की खिदमात हासिल की गई हैं। वो डॉक्टर जो भी थे हमारे लिए अजनबी थे, हम उनके दिमागों में नहीं पहुंच सकते थे। लैला ने कहा, मैं आला हुक्काम और फौजी अफसरों के दिमागों को पढ़ चुकी हूँ, वो भी बाद में आने वाले डॉक्टरों के मुतालिक कुछ नहीं जानते हैं। सोनिया ने कहा, गोल्डन ब्रेन्स ने बड़ी राजदारी से ये काम किया है। पापा डोक उन्हीं की निगरानी में कहीं ज़ेरे इलाज होगा। वो अपने टेलीपैथी जानने वाले की हिफाजत के लिए भरपूर जहानत से काम लेते रहेंगे। मैंने कहा, हमने उसके इंतज़ार में यहाँ 2 माह गुजार दिए, अब पता नहीं और कब तक रहना होगा। सोनिया ने पूछा, क्या तुम्हारा कोई घर है जो तुम्हें बहुत याद आ रहा हो और वहाँ जाने के लिए बेचैन हो रहे हो? मैंने लैला को मुस्कुरा कर देखा, फिर कहा, जहाँ लैला हो वहीं मेरा घर है। मैं किसी दूसरे मुल्क जाने के लिए बेचैन नहीं हूँ। हकीकत यह है कि एक ही शहर में एक ही घर में रहकर बोर हो गया हूँ। तुम्हें किसने यहाँ कैद किया है? दूसरे शहरों में जाओ, तफरीह करो। और ये क्या हरकत है? तुम लैला से अलग होकर नहीं बैठ सकते। लैला फौरन ही मुझसे दूर हो गई। मैं भी झेंप गया। फिर हम दोनों को फौरन ही अपनी हिमाकत का एहसास हुआ। सोनिया हमारे सामने या आसपास मौजूद नहीं थी, हम उसके दिमाग में थे। वो हमें देख नहीं सकती थी, लेकिन उसने अचानक ही नफसियाती हमला किया था। हम एक दूसरे से लगे बैठे थे, बेख्तियार अलग हो गए। मैंने लैला से कहा, देखा उस चुड़ैल को, हमें उल्लू बना दिया। वो कहने लगी, तौबा है, एक पल को ऐसा ही लगा जैसे सिस्टर हमारे सामने खड़ी हैं। मैं तो शर्मा गई थी। आप कह दें कि वो गलत समझ रही हैं, हम एक दूसरे से दूर बैठे हैं। इतनी देर से जवाब दूंगा तो हमारी गुर्बत की तस्दीक हो जाएगी। हम फिर सोनिया के दिमाग में पहुंचे। वो कहने लगी, कोई सफाई पेश ना करना, मुझे यकीन हो गया है कि तुम लोग शराफत से बैठे हुए हो। मैंने कहा, ज़्यादा चालाक ना बनो, तुम्हारा कयास गलत है। लैला मेरे पहलू में है। लैला ने शर्मा कर दोनों हाथों से मुंह छुपा लिया। सोनिया ने कहा, तुम्हारे जैसे बेशरम से कुछ पईत नहीं है, लेकिन मैं उस हया वाली को जानती हूँ। अब वो तुम्हारे करीब उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मुझसे गुफ्तगू जारी रहेगी। तुमने एक ही नफसियाती हरबे से लैला को दूर कर दिया। वाह, कमाल कर दिया। तुम्हारी ऐसी की तैसी। क्या तुम काम की बातें नहीं कर सकती? मैंने तुम्हें काम का आदमी बनाने के लिए ही ऐसी हरकत की है। तुम उससे ज़रा दूर रहकर संजीदगी और जहानत से सोचो, उन्होंने पापा डोक को कहाँ छुपाया होगा। मैंने लैला को देखते हुए और सोचते हुए कहा, इस शहर में गोल्डन ब्रेन्स का कोई खुफिया अड्डा होगा। उस टेलीपैथी जानने वाले को वहीं सख्त पैरे में रखा गया होगा। मालूम होता है लैला तुम्हारे सामने उसी कमरे में है।
तुम्हारा ध्यान उधर है, इसलिए अकल काम नहीं आ रही है। तुम फजूल इल्ज़ाम दे रही हो। मैं ही क्या, सारी दुनिया इल्ज़ाम देती है कि बुढ़ापे में जवान औरत मिल जाए तो बूढ़ा सठिया जाता है, दिमाग से सोचना भूल जाता है। तुम्हारे पास बहुत अकल है। चलो तुम ही बताओ, पापा डॉग को कहाँ छुपाया गया है? यही मालूम होता तो मैं वहां पहुंच जाती, मगर ये यकीन से कहती हूं कि वो तंजीम वाले मुल्क में नहीं है। तुम यकीन से कैसे कह सकती हो? अपने इस सवाल का जवाब भी तुम अकल से समझ सकते थे। मैं तुम्हारी अकल का मातम करते हुए समझाती हूं। तमाम गोल्डन ब्रेन्स को मेरी खामोशी खटक रही है। कोई आग के करीब पेट्रोल नहीं रखता। वो मेरी मौजूदगी में पापा डॉग को यहाँ नहीं रखेंगे। उसे किसी दूसरे शहर या कस्बे में पहुंचाया गया होगा। मैंने कायल होकर कहा, हाँ, ये समझ में आने वाली बात है। लैला को मेरे पास आने के लिए कहो। मैंने लैला से कहा कि सोनिया बुला रही है। लैला ने उसके पास आकर पूछा, जी, आपने बुलाया है? हाँ, कल सुबह तुम पेरिस वापस जाओ। तन्हा जाओगी? फरहाद यहीं रहेगा। मैंने पूछा, ये क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर रही हूं। हमारे पास एक फरहाद अली तैमूर हुआ करता था, जिसकी जहानत और हाजिर दिमागी के डंके बजते रहते थे। उसे लैला की गुर्बत ने मार डाला है। तुम बकवास करती हो। क्या मैं पहले औरतों की मौजूदगी में जहानत का भरपूर मुजाहरा नहीं करता था? अब लैला से क्या फर्क पड़ गया है? दूसरी औरतों की बात ना करो। वो तुम्हारी जवानी का जमाना था। मैं अभी कह चुकी हूं कि बुढ़ापे में जवान औरत मिले तो पूरी कायनात मिल जाती है। सिर्फ अकल रुखसत हो जाती है। ज्यादा दलाइल पेश करने की जरूरत नहीं है। लैला नहीं जाएगी। जाएगी। अरे नहीं जाएगी। लैला, तुम कह दो मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन आप सिस्टर की आजमाइशों पर पूरे क्यों नहीं उतरते? मैंने चिढ़कर कहा, यह कौन होती है मेरा इम्तहान लेने वाली? सोनिया ने कहा, मैं सिर्फ इम्तहान नहीं देती, फेल होने वाले को सजा भी देती हूं। तुम मुझे सजा दोगी? हाँ, तुम्हें 6 घंटे की मोहलत देती हूं। अगर तुमने पापा डॉग का सुराग न लगाया या इस सिलसिले में भरपूर जहानत का मुजाहरा न किया तो मैं लैला को गायब कर दूंगी। मैंने नागवारी से कहा, हमने तुम्हारी गैर मामूली जहानत की तारीफ करते करते तुम्हें सर पर चढ़ा दिया है। तुम इस कदर खुशफहमी में मुब्तला हो गई हो कि फरहाद को चैलेंज कर रही हो। तुम और मेरी लैला को मुझसे जुदा करोगी। इसे गायब करने का मतलब है कि मैं इसे पा नहीं सकूंगा। ठीक है, मैं देखता हूं कि तुम अपनी धमकी पर कैसे अमल करोगी। मुझे तुम्हारी 6 घंटे की मोहलत नहीं चाहिए। मैं उसके दिमाग से आ गया। लैला ने कहा, सिस्टर, ये क्या हो रहा है? आप प्लीज चैलेंज ना करें। मैं मानती हूं आप मेरे शौहर की भलाई चाहती हैं, लेकिन यह भी जानती हैं कि मर्द किसी औरत का चैलेंज बर्दाश्त नहीं करता। प्लीज आप ऐसा अंदाज इख्तियार ना करें। वो तो मैं कर चुकी हूं। तीर कमान से निकल चुका है। तुम्हारे सामने 2 ही रास्ते हैं। कुछ अरसा के लिए फराज से दूर हो जाओ या अगवा होने के लिए तैयार रहो। ये कहते ही उसने सांस रोक ली। लैला को उसके दिमाग से निकलना पड़ा। वो मुझसे कहने लगी, आप सिस्टर को गलत ना समझें, वो दुरुस्त कह रही हैं। पिछले 2 माह से आपने पापा डॉग के सिलसिले में कुछ नहीं किया। आइंदा उसे ट्रैप करने के लिए भी वहां कोई जामे मंसूबा नहीं बनाया। सिस्टर को मुतासिर करने के लिए गैर मामूली जहानत का सबूत भी नहीं दिया। ऐसे में वो इल्ज़ाम देती हैं कि आप मेरी वजह से गैर जिम्मेदार हो गए हैं, अकल से काम नहीं लेते हैं। ये तो दुरुस्त ही कहती हैं। जब वो दुरुस्त कहती हैं और मैं गलत हूं तो मुझे छोड़कर चली जाओ। मैं आपसे दूर होने के लिए सिस्टर की हिमायत नहीं कर रही हूं। मैं भी उसे दुश्मन नहीं समझता हूं, लेकिन वो खुद को बहुत ज़्यादा अक्लमंद समझकर मुझ पर भी हावी रहना चाहती है। तुम लोगों से अपने अहकामात की तामील कराती है। अब मुझे भी महकूम बनाना चाहती है। मैं उसकी खुशफहमी ख़त्म कर दूंगा। वो आइंदा अपनी हद से आगे नहीं बढ़ेगी। मुझे सिस्टर की ख़तरनाक सलाहियतों से खौफ आता है। सच पूछे तो डर लग रहा है। क्या वाकई वो मुझे अगवा करके पेरिस पहुंचा देंगी? हाँ, वो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन मैं उसकी चालों को खूब समझता हूँ। वो ज़्यादा से ज़्यादा यही करेगी कि किसी तरह तुम्हें आसाबी कमज़ोरी में मुब्तला करके आर्जी तौर पर टेलीपैथी से महरूम कर देगी। हो सकता है यही हरबा मुझ पर भी आजमाए, ताकि हम आइंदा दिमागी राब्ता कायम ना कर सकें। वो तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगी तो मैं ख्याल खानी के ज़रिए तुम्हारे पास नहीं पहुंच पाऊंगा। हाँ, वो ऐसा कर सकती हैं, और मैं उसे ऐसा करने का मौका नहीं दूंगा। हम खाने पीने की चीज़ें अच्छी तरह जांचने के बाद इस्तेमाल करेंगे। मैं मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करने लगा। सोनिया के तमाम मुतवक्के तरीक़े कार के मुताल्लिक़ सोचने लगा। वो बड़ी हर्राफा थी। बाज़ औक़ात उसे समझना नामुमकिन हो जाता था, लेकिन वो मेरे हाथों खेली हुई औरत थी।
मेरे लिए नाफहम और नामुमकिन नहीं हो सकती थी। मैं उसके हर हरबे का तोड़ करने के लिए तैयार था। सलमान वास्ती ने आकर कहा, फराद भाई, आप हमारी पिछली गलतियों के बाइस नाराज हैं। मैंने सोचा था कोई गैर मामूली कारनामा अंजाम देकर आपको खुश करूंगा, फिर आपसे रब्ता करूंगा, लेकिन इससे पहले ही मजबूर होकर आया हूं। सुल्ताना की हालत बड़ी नाजुक है। मैं उसे अस्पताल ले जा रहा हूं। वो बहन को याद कर रही है। प्लीज़ लैला को भेज दें। हम अभी आ रहे हैं। मैंने लैला को सुल्ताना के मुताल्लिक बताया। फिर हम उसके दिमाग में पहुंच गए। वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। जब उसके चोर ख्यालात ने बताया कि वो मां बनने वाली है तो मैं उसके दिमाग से चला आया। मेरा वहां रहना मुनासिब नहीं था। थोड़ी देर बाद लैला ने आकर कहा, वो घबरा रही है। ये पहला केस है, इसलिए परेशानी लाजमी है। आप तो जानते ही हैं, हम बहनों का ना कोई दतियाल है ना ननिहाल, और सिर्फ मैं ही उसकी सब कुछ हूं। ऐसे वक्त मुझे उसके पास रहना चाहिए। ये तो कोई बात ना हुई। सोनिया अपने चैलेंज के मुताबिक तुम्हें कभी मुझसे जुदा न कर पाती, लेकिन तुम्हारी बहन जुदा कर रही है। आप मजबूरी समझा करें। सुल्ताना कोई ड्रामा नहीं कर रही है। आप भी उसके दिमाग में गए थे। क्या उसके चोर ख्यालात ये नहीं कहते कि वो मां बनने वाली है? बेहद कमज़ोर हो गई है, खुद को बिल्कुल तन्हा समझ रही है। हाँ, मैंने उसके चोर ख्यालात पढ़े हैं। सचमुच उसकी हालत नाजुक है, लेकिन उसकी तीमारदारी और खिदमत के लिए तजुर्बेकार नर्सों की खिदमत हासिल की जा सकती हैं। आप कितने गैर और बेमुरव्वत बनकर ऐसी बात कर रहे हैं। ऐसे वक्त औरत को खिदमतगारों की नहीं, अपनों की ज़रूरत होती है। वो जल्दी से मुंह फेर कर आंसू पोंछने लगी, ताकि मैं उसे जज्बाती होकर रोता हुआ ना देख सकूं। यूं तो हम सब उन दोनों बहनों के दुख सुख में शरीक रहते थे। वो दोनों मेरी फैमिली में शामिल थीं। इसके बावजूद खून के रिश्ते के हिसाब से इतनी बड़ी दुनिया में वो बहनें तने तनहा थीं। उनका और कोई नहीं था। ऐसे में सुल्ताना को सिर्फ लैला की गुर्बत ही दिलासे दे सकती थी। मैंने एक सर्द आह भरकर कहा, तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन इससे पहले मैं सोनिया से 2 बातें कर लूं। हम दोनों उसके पास आए। वो कहने लगी, अब क्या है? लैला ने उसे सुल्ताना के हालात बताए। वो कहने लगी, सलमान को मेरे पास भी आना चाहिए था। मैं उसे मशवरा दूंगी कि ऐसे वक्त सुल्ताना के पास किसी औरत को रहना चाहिए। वो इदारे से पोमी को बुला ले। सिस्टर, मैं सगी बहन हूं, मुझे उसके पास रहना चाहिए। मैंने कहा, मैं तुमसे ये कहने आया हूं कि अपना चैलेंज किसी और वक्त के लिए उठा रखो। तुम लैला को मुझसे दूर नहीं कर रही हो, हालात जुदा कर रहे हैं। मैं तुम्हारी बात का कोई जवाब नहीं दूंगी। मुझे सुल्ताना की तरफ से तशवीश है। अगर पापा डोक का मसला ना होता तो मैं सुल्ताना के पास चली जाती। ये पहला केस है, वो बहुत परेशान होगी। सिस्टर, आप फिक्र ना करें। मैं कल पहली फ्लाइट से जाऊंगी और आपको उसके हालात से आगाह करती रहूंगी। हम अपनी जगह हाजिर हो गए। लैला खुश भी थी और मखमूम भी। खुशी इस बात की थी कि बहन मां बनने वाली थी। अफसुर्दा इसलिए थी कि मुझसे बिछड़ने वाली थी। हमने वो रात बड़ी मोहब्बत से जाग कर गुजारी। दूसरे दिन वो रुखसत हो गई। बड़ी मुद्दत के बाद मैं तन्हा रह गया। मुझे एहसास हुआ कि मैं उसका आदी हो गया था। उसके बगैर खाता पीता नहीं था। वो ना हो तो बिस्तर खाली लगता था। मैं सारे मसाइल भूल गया था। बस वही एक मसला रह गई थी जिसे दिन रात हल करता रहता था। उसके जाने के बाद मैंने सोचा तन्हा नींद नहीं आएगी, लेकिन पिछली रात से जाग रहा था। उसे याद करते करते पता नहीं कब सो गया। ऐसी गहरी नींद में डूब गया कि कोई कत्ल करने भी आता तब भी आंख ना खुलती, क्योंकि सोने से पहले मैंने दिमाग को हिदायत नहीं दी थी। मेरे कमरे में कोई भी आ सकता था। और फिर कोई आया था। उसने अच्छा खासा वक्त गुजारा था। एक कैसेट रिकॉर्डर में अपनी आवाज़ रिकॉर्ड की थी, फिर उसे सराहने वाली मेज़ पर रखकर चला गया था। मैं सारी रात सोता रहा। सुबह हस्बे मामूल आंख खुली। आंख खुलते ही मैं करवट लेता था। उस करवट में लैला मिल जाती थी। उस रोज़ नहीं मिली। मैंने पूरी तरह आंखें खोलकर देखा। उसके ना होने से दिलो दिमाग पर उदासी छा जाती, लेकिन इससे पहले ही कैसेट रिकॉर्डर पर नज़र पड़ी। उस पर एक चिट लिखी हुई थी। चिट पर लिखा था, मुझे सुन लो। मेरा ध्यान बढ़ गया। लैला को यकलख्त भूल गया। ये हैरान और परेशान करने वाली बात थी कि मैं गफलत की नींद सोता रहा और कोई मेरी शय रग तक पहुँच कर चला गया। मैंने रिकॉर्डर को ऑन किया। चंद सेकंड्स के बाद उसमें से एक अजनबी की भारी भरकम आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था, मैं तुम्हारे घर में घुस आने की मुआफ़ी चाहता हूँ। दरअसल मुझे एक ऐसे दुश्मन की तलाश है जो टेलीपैथी जानता है। मैं नहीं जानता वो किस भेष में है। मुझे बताया गया है कि उसे नींद की हालत में पहचाना जा सकता है।
क्योंकि वो अपने दिमाग को हिदायत देकर सोता है। जैसे ही कोई उसके दरवाजे पर आता है उसकी आंख फौरन ही खुल जाती है। अगर तुम वो होते तो तुम्हारी आंख खुल जाती, लेकिन तुम घोड़े बेचकर सो रहे हो। मेरे दुश्मन की एक पहचान यह है कि वो शराब नहीं पीता, जबकि तुम्हारे बेडरूम में शराब से भरी हुई बोतलें हैं। तुम वो नहीं जिसकी मुझे तलाश है। मैंने तुम्हारे शोबे में जाकर तुम्हारे मुताल्लिक मालूमात हासिल की हैं। तुम एक पुरअमन शहरी और मुहिब वतन तंजीम वाले हो। मैं तुमसे ताउन की अपील करता हूँ। सोनिया और ब्राइन वुल्फ नामी दो हस्तियां इस शहर में कहीं रूपोश हैं और तंजीम वाले बनकर जिंदगी गुजार रही हैं। अगर तुम्हें किसी पर शुबा हो या कोई मशकूक फर्द नजर आए तो फौरन मिलिट्री इंटेलिजेंस के किसी जिम्मेदार अफसर से रब्ता करो और एक सच्चा तंजीम वाले होने का सबूत दो। शुक्रिया। रिकॉर्डर से आवाज़ ख़त्म हो गई। मैंने उसे ऑफ कर दिया। यह हमें मालूम था कि मुझे और सोनिया को घर घर तलाश किया जा रहा है, लेकिन यह कभी नहीं सोचा था कि तलाश करने वालों में से कोई मेरे करीब आकर चला जाएगा और मैं अपनी खुशबख्ती से बच निकलूंगा। मैं जिस शख्स के रूप में था वो तंजीम वाला शराब पीता था। बेडरूम में पहले की बोतलें रखी हुई थीं। एक तो उन बोतलों की मौजूदगी से बच गया था, दूसरे ये बेउसूली काम आई थी कि मैंने पहली बार दिमाग को सोने से पहले हिदायत नहीं दी थी। ये बेउसूली मेरी हिफाजत का बहाना बन गई थी। मैंने अहद किया कि आइंदा बहुत ज़्यादा मोहतात रहूँगा। तंजीम वाले मुल्क में हमारे क़याम की मुद्दत जितनी बढ़ती जा रही थी उतने ही ख़तरात भी बढ़ते जा रहे थे। हमें जल्द से जल्द पापा डोक का सुराख लगाना चाहिए था। उसका किस्सा तमाम हो जाता तो हम पेरिस चले जाते। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैंने गफलत और बेपरवाही में 2 माह गुजार दिए हैं। अगर पापा डोक के सिलसिले में सरगर्म अमल रहता तो अब तक उसका खात्मा हो चुका होता। मैं उठकर गुस्लखाने में गया। मैं तकरीबन 12 घंटे सोता रहा था। इस दौरान लैला को मुझसे रब्ता करना चाहिए था। वो एक पल के लिए भी मेरे दिमाग में आती तो मेरी आंख खुल जाती, लेकिन वो नहीं आई थी। ये भी तशवीश की बात थी। मुझ पर हर लम्हा कुर्बान होने वाली ने रब्ता क्यों नहीं किया। मैंने ख्याल खानी की परवास की। उसके दिमाग में जैसे ही पहुंचा उसने सांस रोक ली। दूसरी बार मैंने कोड वर्ड्स अदा करने चाहे, लेकिन उसने कोड वर्ड सुनने से पहले सांस रोक कर मुझे भगा दिया। वो पराई सोच की लहरों को शनाख्त नहीं करती थी। उसे समझना चाहिए था कि उसका दीवाना आया है और वो समझना नहीं चाहती थी। मैंने कई बार उसके दिमाग में पहुंचने की कोशिश की, फिर परेशान होकर सुल्ताना के पास आ गया। उससे पूछा, लैला कहाँ है? उसने कहा, आप मुझसे पूछ रहे हैं? पिछले 2 माह से वो आपके साथ तंजीम वाले मुल्क में रह रही है। क्या उसने वो शहर और वो मुल्क छोड़ दिया है? कैसी बातें कर रही हो? कल वो तुम्हारे पास आने के लिए यहाँ से रवाना हुई थी और बड़ी खुश थी कि तुम माँ बनने वाली हो। वो तकरीबन चीख कर बोली, क्या कहा? माँ? मैं माँ बनने वाली हूँ? फरहाद भाई, आप फिर कोई शरारत कर रहे हैं। सलमान प्लीज़ यहाँ आओ। उसने सलमान को आवाज़ दी। उससे कहा, फरहाद भाई मेरे पास हैं। मुझे उनके मजाक से डर लगता है। आप उनसे बातें करें। मैंने सलमान के दिमाग में आकर कहा, मैं लैला की कसम खाकर कहता हूँ ये मजाक नहीं है। मैं और लैला परसों रात बातें कर रहे थे। इतने में तुमने आकर इत्तला दी कि सुल्ताना की हालत नाजुक है। वो कहने लगा, आप क्या फरमा रहे हैं? मैंने ऐसी कोई इत्तला नहीं दी थी और सुल्ताना माशाल्लाह सेहतमंद है। आप आखिर क्या चक्कर चला रहे हैं? मैं कोई चक्कर नहीं चला रहा हूँ। मैंने और लैला ने खुद सुल्ताना के दिमाग में जाकर मालूम किया था कि वो माँ बनने वाली है। कौन? लैला? नहीं, सुल्ताना, तुम्हारी बीवी। मेरी बीवी के साथ माँ बनने वाली अभी कोई खुशखबरी नहीं है। अब से पहले भी आपने ऐसी ही एक शरारत की थी। आप खुदा के लिए हम मियाँ बीवी को किसी आजमाइश में न डालें। तुम शरारत समझ रहे हो और लैला कहीं गुम हो गई है। मैं उसके दिमाग में जाना चाहता हूं तो वो सांस रोक लेती है। सुल्ताना ने कहा, सलमान मैं अभी लैला के पास गई थी, उसने सांस रोक ली। मैं 3 बार कोशिश कर चुकी हूं। सलमान ने कहा, तुम्हारी बहन इस बार फराद भाई की शरारत में शरीक हो गई है। मैंने पेशानी पर हाथ मारकर कहा, खुदा के लिए इसे शरारत न समझो। जाने दें फराद भाई, हमें मुआफ़ कर दें। मोटी अकल से सोचा जाए तब भी ये बात समझ में आती है कि लैला हमारे तुम्हारे लिए कभी दिमाग के दरवाजे बंद नहीं करेगी। सिर्फ शरारतन ही ऐसा कर सकती है। आपने उसे भी अपने रंग में रंग लिया है। मैंने झुंझला कर कहा, तुम दोनों को यकीन नहीं आ रहा है? सोनिया के पास आओ। हम सब सोनिया के पास आए। मैंने कहा, लैला दिमागी राब्ते से इनकार कर रही है। हमारी सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लेती है। तुम गवाह हो कि वो अपनी बहन सुल्ताना के पास गई थी। सोनिया ने कहा, मैं चशमदीद गवाह नहीं हूं। तुमने उसकी रवानगी की इत्तला दी थी, तब मालूम हुआ कि वो पेरिस गई है।
तुम्हें यह तो मालूम है कि सुल्ताना माँ बनने वाली थी? मुझे भला कैसे मालूम होता? तुमने ये खुशखबरी सुनाई थी। सलमान ने कहा, बिल्कुल गलत है, हमारे यहाँ ऐसी कोई खुशखबरी नहीं है। ये फरहाद भाई ने आपसे झूठ कहा था। सोनिया ने पूछा, फरहाद ये क्या चक्कर है? खुदा की कसम कोई चक्कर नहीं है, मेरी जान पर बनी है। लैला ने राब्ता ख़त्म कर दिया है। किसी दुश्मन हिप्नोटाइज करने वाले ने उसके दिमाग को लॉक कर दिया है। पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लेती है। सोनिया ने कहा, यह बात तशवीशनाक है। वो सांस रोकती रहेगी और तुम ख्याल खानी करने वालों को भगाती रहेगी तो हम उसे तलाश नहीं कर सकेंगे। मैंने कहा, मैं उसे अलविदा कहने एयरपोर्ट किया था। वो तैयारे में सवार होने तक नॉर्मल थी। परवाज के बाद भी हमारा दिमागी राब्ता रहा था। मेरा ख्याल है पेरिस पहुंचने के बाद ही उसे ट्रैप किया गया है। सलमान ने कहा, अगर ऐसा है तो फ्रांस की पुलिस लैला को घर घर तलाश करेगी। मैंने कहा, लेकिन मुझे इत्मीनान नहीं होगा। मैं आज ही ये मुल्क छोड़ दूंगा, लैला को खुद तलाश करूंगा। सोनिया ने कहा, फरहाद आज ही ये मुल्क छोड़ने की हिमाकत ना करना। लैला तुम्हारी तंजीम वाली बीवी की हैसियत से कल मुल्क से बाहर गई है। आज तुम जाओगे तो यहाँ के जासूस तुम्हें घेर लेंगे, शुबहात में मुब्तला होकर तुम्हें हिरासत में रखेंगे। सोनिया की बात पर याद आया कि पिछली रात एक जासूस मेरे बेडरूम में आया था। उसने मुझ पर शुबा तो नहीं किया, लेकिन उनकी नज़र मुझ पर थी। ऐसे में ये मुल्क छोड़कर जाना चाहता तो तरह तरह से मेरा मुहासबा किया जाता। क्यों जा रहे हो? कल तुम्हारी बीवी गई, आज तुम सफ़र कर रहे हो। मुल्क से बाहर तुम्हारी क्या सरगर्मियां हैं? मैंने कायल होकर सोनिया से कहा, ठीक है, मैं 2-4 रोज़ सब्र करूंगा, फिर कोई मुनासिब मौका देखकर यहां से निकल जाऊंगा। वो कहने लगी, मुनासिब तो यही है कि जल्द से जल्द पापा डोक का किस्सा तमाम करो, फिर हमारे यहाँ रहने का कोई जवाब नहीं रहेगा। पापा डोक की बात मुझसे ना करो, वो तुम्हारा मसला है। आज वो मेरा मसला हो गया है, जबकि तुम भी उसे घेरने और ख़त्म करने आए हो। अगर ये झूठ है तो यहाँ 2 माह से क्या कर रहे हो? मैं तुमसे बहस नहीं करूँगा, अभी मुझे तन्हाई की ज़रूरत है। मैं जा रहा हूँ। जाओ, लेकिन उस घर में तन्हा न रहना। वहाँ के दरो दीवार तुमसे लैला को मांगेंगे, उसकी यादें सताएंगी और तुम उसे ढूंढ निकालने के लिए अकल से कुछ सोच नहीं पाओगे। तुम्हें घर से बाहर खुली फ़ज़ा में वक्त गुजारते रहना चाहिए। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। वही बेडरूम, वही ड्राइंग रूम था जहाँ लैला चलती फिरती नजर आया करती थी। अब उसकी यादें चल फिर रही थीं। सोनिया ने दुरुस्त कहा था, इस घर में सुकून से लैला तक पहुंचने की तदबीर नहीं कर सकूंगा। खुली फ़ज़ा में ही दिमाग काम कर सकता था। मैं तैयार होकर घर से निकल गया। कार धीमी रफ्तार से ड्राइव करते हुए सोचने लगा कि मैंने सुल्ताना के चोर ख्यालात पढ़े थे और दिमाग के चोर खाने से ये मालूम हुआ था कि वो माँ बनने वाली है, जबकि वो इनकार कर रही है। सलमान हैरानी से कह रहा है कि उसने परसों रात हमसे राब्ता नहीं किया था। बचपन से एक वाक़या पढ़ते आ रहे हैं कि एक कटरिया रोज़ झूठ बोलता था कि शेर आया, शेर आया। लोग उसके झूठ से बेजार हो गए थे। एक दिन सचमुच शेर आ गया। वो मदद के लिए चीखता चिल्लाता रहा, शेर आ गया, शेर आ गया, लेकिन किसी ने उसके सच का यकीन नहीं किया। यही मेरा हाल था। मैंने माजी में सलमान और सुल्ताना से झूठ बोल बोलकर ऐसी शरारतें की थीं कि अब मेरे सच पर यकीन नहीं किया जा रहा था। सोनिया संजीदा न होती तो सलमान और सुल्ताना हकीकत को मजाकी समझते रहते, और इस हकीकत पर अब भी यकीन नहीं किया जा रहा था कि मैंने और लैला ने परसों रात सुल्ताना को हामला की हैसियत से पाया था। ये चक्कर मेरी समझ में नहीं आया कि हमारी ख्यालखानी ने सुल्ताना के दिमाग से गलत मालूमात हासिल कैसे की। अगर ये फ़र्ज़ कर लिया जाए कि सुल्ताना झूठ बोल रही है तो सवाल पैदा होता है कि वो झूठ क्यों बोलेगी। बहन के अगवा होने पर वो बहुत परेशान थी। मुझसे संगीन झूठ नहीं बोल सकती थी, कोई संगीन मजाक नहीं कर सकती थी। सभी लैला के लिए फ़िक्रमंद थे। मैं तमाम दिन घूमता रहा, होटलों और तफरीगाहों में बैठकर गुत्थी सुलझाता रहा। ये बात हलक से नहीं उतर रही थी कि हमें सुल्ताना के चोर ख्यालात से गलत मालूमात हासिल हुई। ऐसा कभी हो नहीं सकता था। ये कोई गहरी चाल थी। सोचते सोचते मैं चौंक गया। आस्तीन के सांप को भूल गया था। ये जो कुछ भी हो रहा था सोनिया के चैलेंज के बाद हो रहा था। उसने चैलेंज किया था कि वो लैला को अगवा करके मुझसे दूर कर देगी। लफ्ज़ अगवा से ये बात जहन में आई कि किसी को उठा ले जाने के जितने तरीक़े हैं सोनिया उन पर ही अमल करेगी। लैला को किसी तरह आसाबी कमज़ोरी में मुब्तला करके मुझसे दिमागी राब्ता मुनक़ता कर देगी। इस तरह वो लैला को जहाँ भी छुपाएगी वहाँ मैं ख्याल खानी के ज़रिए नहीं पहुँच सकूँगा। ये तस्लीम करता हूँ कि मैंने अक़ल से काम लेना छोड़ दिया था। अगर अक़ल से इतना ही सोच लेता
कि वो सोनिया है, दूसरों की समझ में आने वाले तरीक़ेकार पर अमल नहीं करेगी। उसका अपना ही एक नाकाबिले फ़हम अंदाज होगा जो बाद में समझ में आएगा। अब जो मैंने गौर करना शुरू किया तो समझ में आया कि सलमान और सुल्ताना मुझसे ज़्यादा सोनिया के अक़ीदतमंद और वफ़ादार हैं और उसके राजदार भी हैं। उन्होंने सोनिया की हिदायत पर एक ज़बरदस्त ड्रामा प्ले किया है। सुल्ताना ने खुद को यूं कमज़ोर जाहिर किया है जैसे पहली बार माँ बनने वाली औरत कमज़ोरी महसूस करती है। मैं और लैला ख्याल खानी के ज़रिए इस फ्रॉड को समझ सकते थे, लेकिन हमें धोखा देने के लिए और ड्रामे में हकीकत का रंग भरने के लिए सुल्ताना ने सचमुच आसाबी कमज़ोरी की दवा इस्तेमाल की थी। ऐसे में ख्याल खानी करके भी धोखा खाना लाजमी था। सुल्ताना आसाबी कमज़ोरी में मुब्तला थी। हम उसके चोर ख्यालात से हकीकत मालूम कर सकते थे, लेकिन ऐसे वक्त सलमान चोर खाने में मौजूद रहा होगा। उसकी सोच में कह रहा होगा कि वो माँ बनने वाली है। चूंकि वो मेरी साली थी, ये खबर सुनने के बाद मुझे उसके अंदर नहीं रहना चाहिए था, इसलिए मैंने मज़ीद तहकीकात नहीं की और उसके दिमाग से निकल कर यकीन कर लिया कि उसके चोर ख्यालात पढ़ चुका हूँ। अब मैं जिस कदर जहानत से सोच रहा था, गुत्थी सुलझती जा रही थी। मैं लैला को रुखसत करने के बाद 12 घंटे तक सोता रहा था। लैला 4 घंटे में पेरिस पहुंच गई होगी। बाकी 8 घंटों में दवा के ज़रिए उसके दिमाग को कमज़ोर बनाया गया होगा। फिर उस पर तनवीमी अमल करके ये बात नक्श की गई होगी कि वो अपने पराए किसी की सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लिया करेगी, कभी किसी से ख्याल खानी के ज़रिए राब्ता नहीं करेगी। यही बात हो सकती थी, इसीलिए वो मेरे दिमाग में भी नहीं आ रही थी। मुझ पर जान देने वाली मुझसे राब्ता कायम किए बगैर नहीं रह सकती थी, लेकिन बेचारी तनवीमी अमल के ज़ेरे असर होगी। वैसे अपनों की निगरानी में बखैरियत होगी। यूं उस मक्कार सोनिया ने अपना चैलेंज पूरा किया होगा और लैला से दूर करके मुझे साबिक़ा फरहाद की जहानत और हाजिर दिमागी की तरफ बुला रही होगी, बल्कि ला चुकी थी, और मैं अपनी जहानत से ही उसकी चालबाजियां समझ रहा था। मैंने सुल्ताना को मुखातिब किया। उसने पूछा, क्या लैला को कोई सुराग मिला? मैंने कहा, हाँ, बच्चा बगल में, ढंडोरा शहर में। फरहाद भाई, क्या फिर कोई शरारत करने आए हैं? नहीं, तुम्हारी तारीफ़ें करने आया हूँ। दुनिया में बड़े बड़े अदाकार गुजरे हैं जो अदाकारी में हकीकत का रंग भरने के लिए सचमुच अपने दांत तुड़वा कर बूढ़े का रोल अदा कर चुके हैं। ऐसे भी हैं जो सचमुच ज़ख्म खाकर ज़ख्म की सच्ची अदाकारी करते हैं, और ऐसी अदाकाराएँ भी हैं जो आसाबी कमज़ोरी की दवा खाकर। मेरी बात पूरी होने से पहले ही उसने सलमान को आवाज़ दी, सलमान, ये देखें फरहाद भाई कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे तो इनसे डर लगता है। सलमान ने मेरे दिमाग में आकर पूछा, क्या बात है फरहाद भाई? मैंने कहा, एक दरख्वास्त है, क्या चंद सेकंड्स के लिए अपने चोर ख्यालात पढ़ने दोगे? ये क्या बात हुई? हर शख्स के बतेरे ज़ाती मामलात होते हैं जिन्हें वो अपने बाप पर भी ज़ाहिर नहीं करता। मैं हैरान हूँ, आपने इस कदर समझदार होकर मुझसे ऐसी दरख्वास्त क्यों की? इसलिए कि तुम मियाँ बीवी सोनिया के इशारों पर नाचते हो। उसकी हिदायत के मुताबिक मेरे खिलाफ जो ड्रामा कर चुके हो उसका एतराफ़ कभी नहीं करोगे। हम और आपके खिलाफ कोई ड्रामा करेंगे? यह आपने कैसे सोच लिया? सिस्टर से आपकी तकरार होती रहती है, यह आप दोनों का मामला है। हम आपके किसी मामले में कोई रोल अदा नहीं कर रहे हैं। सुल्ताना ने कहा, फरहाद भाई को पता नहीं क्या हो गया है। अगर सिस्टर से इनकी कोई कशीदगी है या शिकायत है तो इसका हल सिस्टर के पास हो सकता है। हमें उनसे रब्ता करना चाहिए। हम एक बार फिर सोनिया के पास आ गए। मैंने तफसील से बताया कि वो मेरे खिलाफ कैसी चालें चल रही है और किस तरह अपना चैलेंज पूरा कर रही है। उसने तमाम बातें सुनने के बाद कहा, यह सच है कि शक का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। फिर मैं तुम्हारा इलाज कैसे कर सकती हूँ? तुम मेरी एक बात समझने की कोशिश करो, और वो ये कि मुझ पर शुबा करके वक्त ज़ाया करते रहोगे तो लैला किसी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएगी। मैंने पूछा, क्या तुमने उसे तलाश करने के लिए कुछ किया है? हाँ, जाओ ख्याल खानी के ज़रिए मालूम करो। मैं तुम्हारी तरह अकल से पैदल नहीं हूँ कि ख़ुद तलाश करने इस मुल्क से निकल पड़ूँ। मैं यकीन से कहती हूँ उसे अगवा करने वाले आइंदा 24 घंटे में हमसे रब्ता करेंगे और उसे यरगमाल बनाकर हमसे किसी तरह के मुतालबात मनवाएंगे। वो सही लाइन पर सोच रही थी। जो भी लैला को अगवा करके हमसे दुश्मनी कर रहा था, उसकी दुश्मनी का कोई मकसद होगा, और इस मकसद के हुसूल के लिए वो हमसे ज़रूर रब्ता करेगा। मैंने दोनों हाथों से सर थाम कर सोचा, क्या वाकई जहानत से काम लेना भूल गया हूँ? इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि लैला किसी मकसद के बगैर अगवा नहीं की गई है और दुश्मन वो मकसद हमसे ही हासिल कर सकते हैं।
और जब तक वो मकसद हासिल ना हो वो लैला को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मुझे लैला की तरफ से मुतमईन होकर जहानत से काम लेना चाहिए और दुश्मनों की दुश्मनी का तज्जिया करना चाहिए। मैं एक शानदार होटल के फर्स्ट फ्लोर पर बैठा हुआ था। मेरे एक तरफ दबी शीशों की दीवार थी, उस दीवार के पार बहुत ही खूबसूरत स्विमिंग पूल था। रात के 9 बजे थे, लेकिन मौसम गर्मा के बाइस हसीन औरतें मुख्तसर तरीन लिबास में तैर रही थीं। साफ और शफाफ पानी की तह में रंग बरंगी रोशनियां थीं जो उन जलपरियों को रंगीन और संगीन बना रही थीं। पूल के किनारे अय्याश दौलतमंद शराब पी रहे थे और अपने पहलू में बैठी हुई जवानियों को भी पिला रहे थे। मैं मौजूदा हालात में ऐसे होशरुबा मनाजिर में दिलचस्पी नहीं ले सकता था। वहां से उठकर दूसरी मेज पर जाना चाहता था, तभी हैरत से उछल पड़ा। स्विमिंग पूल के पास लैला नजर आई थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। दूसरी नाकाबिले यकीन बात यह थी कि वो पापा डोग के साथ पूल के किनारे चलती हुई पार्किंग शेड की तरफ जा रही थी। मैंने मेज पर से छलांग लगाई, मुख्तलिफ मेजों के दरमियान से दौड़ते हुए, लोगों से टकराते हुए, उन्हें दाएं बाएं धकेलते हुए सीने पर आया। वहां से नीचे जाने लगा। मेरी इस हरकत से पहली मंजिल पर हलचल पैदा हो गई थी। औरतें चीखने लगी थीं, मर्द मुझे बातें सुना रहे थे। जी चाहता था शीशा तोड़कर पहली मंजिल से छलांग लगाकर पूल के किनारे लैला के पास पहुंच जाऊं, लेकिन शीशे की दूसरी तरफ आनी चालियां थीं, इसलिए मुझे जीने के रास्ते नीचे जाना पड़ा। स्विमिंग पूल के किनारे पहुंचा तो लैला और पापा डोग नजर नहीं आए। मैंने पार्किंग शेड की तरफ दौड़ लगाई। पता नहीं कितनी हसीनाओं से और कितने दिल जलों से टकराता किया। बहुत दूर एक नीली कार में लैला बैठ रही थी। मैंने उसका नाम लेकर मुखातिब किया। पापा डोग ने सर घुमाकर मुझे दौड़ते हुए देखा, फिर तेजी से कार में घुस गया। कार स्टार्ट होकर आगे बढ़ गई। मैंने करीब पहुंचते ही छलांग लगाई। गाड़ी के बिल्कुल करीब पहुंचा, बल्कि उसे छू लिया, लेकिन वो आगे बढ़ गई। मैं जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ा। मेरे अंदर जैसे बिजली भर गई थी। मैं उछलकर खड़ा हुआ। पापा डोग की गाड़ी एक टर्न लेकर गेट से बाहर जा रही थी। खिड़की के पास बैठी हुई लैला साफ नजर आई। वो एक तरफ खला में यूं तक रही थी जैसे सहरजदा हो। मैं तड़प कर रह गया। उसे चीख चीख कर आवाजें देता हुआ अपनी कार में आकर बैठा। रिवर्स गियर पर पीछे ले जाकर टर्न लेना चाहा तो दूसरी कार सामने से गुजरने लगी। उस दूसरी कार को भी सामने वाली गाड़ी के बाइस फौरन रास्ता नहीं मिल रहा था और मैं दीवानावार हॉर्न देता जा रहा था। आखिर रास्ता मिल गया। मैंने गेट पर आकर दरबान से पूछा, नीले रंग की मजदा किधर गई है? दरबान ने एक तरफ इशारा किया। मैंने उधर कार दौड़ा दी। मुझे होश नहीं था कि मैं कितनी रफ्तार से गाड़ी चला रहा हूं और कितनी गाड़ियों को टक्करें मारता हुआ उनसे आगे निकल रहा हूं। ट्रैफिक पुलिस की एक गाड़ी मेरे पीछे सायरन बजाती हुई आ रही थी। मुझे पीछे देखने की फुर्सत नहीं थी। मैं आगे दूर तक देख रहा था। पापा डोग की गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। मैं मायूस होता जा रहा था। एक मोड़ पर पुलिस की गाड़ी मेरे बराबर आ गई। सर्जन ने हुक्म दिया, ए पागल के बच्चे, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। मैं उसके दिमाग में पहुंच गया। उसने मेरी मर्जी के मुताबिक स्टीयरिंग को तेजी से एक तरफ घुमाया। गाड़ी घूमती हुई फुटपाथ पर चढ़ी और शीशे के शोकेस को तोड़ती हुई एक दुकान में घुस गई। मैं उससे बेनियाज होकर दूर तक ड्राइव करता रहा। देर तक ड्राइव करता रहा, लेकिन वो गाड़ी नजर नहीं आई। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस की 2 और गाड़ियां मुझे रोकने आ गईं। मैंने उन्हें भी दूसरी तरफ घुमा दिया, लेकिन मेरी लैला जहां घूम गई थी और गुम हो गई थी वहां तक न पहुंच सका। मैंने अपनी कार एक जगह छोड़ दी, रास्ता बदलकर दूसरी जगह आ गया। वहां से टैक्सी में बैठकर तीसरी जगह पहुंचा। फिर एक फुटपाथ से दूसरी फुटपाथ पर तेजी से चलता हुआ 15 मिनट बाद एक बंगले में पहुंचा। फिर कॉल बेल का बटन दबाया। वहां बाबा साहिब के इदारे का एक जासूस तंजीम वाला इंजीनियर बनकर रहता था। उसने दरवाज़ा खोलकर मुझे सवालिया नज़रों से देखा। मैंने मखसूस कोड वर्ड्स अदा किए। वो मुस्कुरा कर बोला, खुश आमदीद मिस्टर वुल्फ, तशरीफ़ लाइए। मैं अंदर आ गया। उसने दरवाजे को बंद किया। मैंने अपने लिबास और जूते का नाप बताकर कहा, मेरे लिए ज़रूरी सामान मुहैया करो। अपने ख़ास मेकअप मैन को बुलाओ या मेकअप का सामान ले आओ। मैं तुम्हारा चेहरा अपना कर यहाँ रहूँगा। तुम कुछ रोज़ के लिए खुफिया अड्डे में चले जाओ। जी ठीक है, तमाम ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी। आपको मेरा नाम और चेहरा अपनाने से पहले यहाँ मेरी मसरूफियात की तमाम तफसीलात मालूम करनी होंगी। हाँ, मुझे मालूम है तुम्हारा नाम जूडी ऑस्कर है। तुम एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर हो। तुमने पिछले हफ्ते एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मुकम्मल किया है। अगले माह दूसरा प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हो। तब तक के लिए छुट्टियां गुजार रहे हो। वो मुस्कुरा कर बोला, मैं भूल गया था।
आप दिमाग में पहुंचकर सब मालूम कर लेते हैं। हाँ, और जो बात मालूम ना हो उसे फौरी तौर पर ख्याल खानी के जरिए मालूम कर लेता हूँ। मैं तुमसे दिमागी रब्ता रखूंगा। फिलहाल मैं किसी कमरे में 1 घंटे तक बिल्कुल तन्हा रहूंगा। मुझे मुखातिब न करना। उसने मुझे एक कमरे में पहुंचा दिया। मैं दरवाज़ा अंदर से बंद करके बैठ गया। अब मेरे सामने बहुत कुछ सोचने समझने के लिए और बहुत कुछ कर गुजरने के लिए था। सोचने की बात यह थी कि लैला पेरिस गई थी, फिर 30 घंटे बाद वापस इसी शहर में कैसे पहुंच गई थी। फिर यह कि हमारे बदतरीन दुश्मन के साथ नजर आई थी। पापा डोक की मौजूदगी ने समझा दिया था कि गोल्डन ब्रेन्स ने लैला को अगवा कराया है और उसे यरगमाल बनाकर कुछ अपनी शराइत मनवाना चाहते हैं। लैला अपने असली रूप में थी। उस पर तनवीमी अमल करने वाले ने यह मालूम कर लिया होगा कि मैं उसके साथ किसी तंजीम वाले शख्स के रूप में था और हमारी रिहाइशगाह कहाँ है। ये मेरे लिए बेहतर हुआ कि मैं सुबह ही से उस रिहाइशगाह से निकल गया था। शहर में घूमता फिर रहा था। रात को वहां वापस जाने वाला था। अगर चला जाता तो यकीनन गिरफ्तार हो जाता। पापा डोक उसे तफरीगाहों में इसलिए खुलेआम साथ लिए फिर रहा था कि मैं उसे देखकर काबू से बाहर हो जाऊं, खुद को जाहिर कर दूं, और मैंने तकरीबन यही किया था। दीवानावार लैला का पीछा कर रहा था। ट्रैफिक पुलिस की गाड़ियों में मुसल्लह फौजी जवानों को देखकर अकल आई कि मुझे लैला के जरिए ट्रैप किया जा रहा है। ये समझने के बाद ही मैंने अपनी कार एक जगह छोड़ दी थी। कभी टैक्सी में बैठकर, कभी पैदल चलते हुए यकीन किया कि मेरा ताक़ुब नहीं हो रहा है। तब मैं जूडी ऑस्कर की रिहाइशगाह में चला आया। अब लैला के लिए ज्यादा फिक्र नहीं थी। मैंने उसे सही सलामत देख लिया था। पूरा यकीन था कि दुश्मन उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उनका मकसद यही था कि मैं और सोनिया लैला के हुसूल के लिए अपनी खुफिया पनागाहों से निकल आएं। मैंने सोनिया को मुखातिब करके कहा, क्या यकीन करोगी कि मैंने अभी लैला को यहाँ इसी शहर में देखा है? क्या वाकई लैला यहाँ कैसे पहुंच गई? ये तो बाद में मालूम होगा। एक अंदाजा है कि उसे पेरिस से ही ट्रैप करके यहाँ लाया गया है। मजीद हैरानी की बात यह है कि वो पापा डोक के साथ थी। तुम्हारे यकीन न करने से आंखों देखी हकीकत नहीं बदलेगी। मैंने होटल शेरेटन के स्विमिंग पूल के पास उन्हें देखा था। फिर पार्किंग शेड में दोनों नजर आ गए। मैंने कार में ताक़ुब किया। ट्रैफिक पुलिस की जो गाड़ियां मुझे रोकने और पकड़ने के लिए आईं, उसमें मुसल्लह फौजी थे। तब समझ में आया कि वो मुझे और तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए लैला और पापा डोक को मंजर आम पर लाए हैं। वो कायल होकर कहने लगी, हाँ बिल्कुल यही बात है। वो हमें खुफिया पनागाहों से बाहर लाने के लिए ऐसी चालें चल रहे हैं। उनकी ये चाल कामयाब रही। मैं उनकी नज़रों में आ गया हूं। आइंदा तुम्हारी बारी है। मैं ना तो लैला की दीवानी हूं, ना पापा डोक को देखकर जोश में आ सकती हूं। मैं तुम्हारी जगह होती तो यूं उन दोनों के पीछे ना भागती। खामोशी से ताक़ुब करती हुई पापा डोक या गोल्डन ब्रेन्स की खुफिया रिहाइशगाहों तक पहुंचती। मैंने सोनिया के सामने नहीं बल्कि दिल में तस्लीम किया कि लैला को देखकर भड़क गया था। बेख्तियार दौड़ने और उसे पुकारने के बजाय सब्र व तहम्मुल से उनका ताक़ुब करता तो अब तक लैला को हासिल कर चुका होता और पापा डोक भी बच करना चाहता। सोनिया ने पूछा, अब क्या कर रहे हो? पुराना मेकअप उतार रहा हूं, नया चेहरा अपना रहा हूं। उसके बाद मैं चैन से बैठूंगा, न दुश्मनों को सुकून का सांस लेने दूंगा। लैला उन्हें बहुत महंगी पड़ेगी। सिर्फ जज्बात में ना बोलो, अकल से भी तोलो, और ये ना भूलो कि सही प्लानिंग पर अमल करके ही दुश्मनों तक पहुंच सकोगे। तुम क्या कर रही हो? करना तो तुम्हें है, क्योंकि ख्याल खानी के जरिए दूर तक रास्ता बना सकते हो। कोई रास्ता बन जाए तो मैं हरकत में आऊंगी। मैं अपनी जगह हाजिर हो गया। मैंने 2 माह पहले तंजीम वाले जनरल टायर के दिमाग में रहकर एक टीवी स्क्रीन पर गोल्डन ब्रेन्स को देखा था। वो गोल्डन ब्रेन्स हमेशा कंप्यूटर और टीवी स्क्रीन के जरिए तंजीम वालों के आला हुक्काम और फौज के आला अफसरान से रब्ता करते थे। स्क्रीन पर उनके चेहरे नकली और आवाज़ें बनावटी होती थीं। ऐसी ही एहतियाती तदाबीर ने उन्हें हमारी टेलीपैथी से महफूज रखा था। सोनिया से इस सिलसिले में कई बार बहस हुई कि वो तमाम गोल्डन ब्रेन्स कहाँ एक दूसरे से मिलते हैं और किस खुफिया अड्डे में बैठकर तंजीम वाले अकाबरीन से गुफ्तगू करते हैं। हम इस नतीजे पर पहुंचे कि उन्होंने ज़ेर ज़मीन बहुत बड़ी पनागाह बनवाई हुई है और जिन इंजीनियर्स और कारीगरों ने मेहनत व मशक्क़त से बनाई है, उन इंजीनियर्स और कारीगरों को या तो मार डाला है या किसी दूसरे मुल्क में उनका ठिकाना बना दिया है। अगर वो जिंदा भी थे तो उनके दिमागों तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं था। आज मेरे अंदर तहरीक पैदा हुई कि कहीं से कोई जरिया पैदा करना चाहिए। इंसान मैदान अमल में खम ठोक कर आ जाए तो कोई काम नामुमकिन नहीं होता।
मैं बंद कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में आ गया। जूडी ऑस्कर ने कहा, आपकी ज़रूरियात की बहुत सी चीज़ें आ गई हैं और कुछ आ रही हैं। हमारा माहिर मेकअप मैन दूसरे कमरे में सो रहा है, आपके हुक्म पर उठ बैठेगा। मैंने कहा, तुम इंजीनियर हो, यहाँ के बड़े बड़े नामी ग्रामी इंजीनियरों को जानते होगे। मैं खुसूसन किसी बहुत बड़े मिलिट्री इंजीनियर के मुताल्लिक कुछ मालूम करना चाहता हूँ। एक मिलिट्री इंजीनियर बहुत ही मगरूर और सख्त मिजाज का हामिल है। किसी इमारत में तहखाना बनाने से पहले फ़ौज के आला अफसरों से इजाज़त लेना ज़रूरी होता है। हमारी कंपनी ने एक तहखाने की तामीर के लिए दरख्वास्त दी थी। जवाबन मुझे हेडक्वार्टर में तलब किया गया। मैंने तहखाने का नक्शा उसी फ़ौजी इंजीनियर के सामने पेश किया था। उसने नक्शा देखा और उसे पुर्जे पुर्जे करके मेरे मुंह पर दे मारा। फिर मुझसे कहा, तुम बुनियादी तौर पर तंजीम वाले मुल्क में पैदा नहीं हुए हो, जर्मनी से हिजरत करके आए हो। बाहर से आने वालों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बहरहाल हमें उस इमारत में तहखाना बनाने की इजाज़त नहीं दी गई। क्या तुम्हें उस इंजीनियर का फ़ोन नंबर मालूम है? मुझे याद नहीं है, लेकिन वो मुताल्लिक़ा फ़ाइल में है। प्लीज़ वो नंबर अभी निकालो। वो एक कमरे में गया। वहाँ उसने मुताल्लिक़ा फ़ाइल ढूंढ कर निकाली। उसमें फ़ौजी अफसरान से की जाने वाली ख़त व किताबत की नकलें मौजूद थीं। फ़ोन नंबर भी था। मैंने कहा, ये नंबर अभी डायल करो, लेकिन अपनी आवाज़ ना सुनाना। मैं उसके दिमाग में पहुंच गया। उसने नंबर डायल किए। राब्ता कायम होने पर देर तक फ़ोन की घंटी बजती रही। फिर एक फ़ौजी जवान की आवाज़ सुनाई दी। कौन है? किसने फ़ोन किया है? जूडी ऑस्कर ने मेरा इशारा पाकर रिसीवर रख दिया। मैं उस फ़ौजी जवान के दिमाग में पहुंच गया। आधी रात हो रही थी। वो मिलिट्री इंजीनियर अपने फ़ौजी क्वार्टर में नहीं था। फ़ौजी जवान उसकी वापसी के इंतज़ार में जाग रहा था। उसकी सोच बता रही थी कि अफसर अभी कैसीनो में जुआ खेल रहा होगा और शराब पी रहा होगा। उस अफसर इंजीनियर ने जवान को हुक्म दिया था कि कोई ख़ास मामला हो या कोई ख़ास फ़ोन आए तो वो कैसीनो के फ़ोन पर इत्तला करे। फ़ौजी जवान ने मेरी मर्ज़ी के मुताबिक कैसीनो में फ़ोन किया। राब्ता कायम होने पर पूछा गया, कौन है? किससे बात करना चाहते हो? जवान ने अपने अफसर का नाम बताया। थोड़ी देर बाद उस अफसर की आवाज़ सुनाई दी। मैंने उसकी आवाज़ और लहजे को गिरफ्त में लिया। फिर उसके दिमाग में पहुंच गया। वो शराब के नशे में मस्त था। एक हसीना के सहारे खड़ा हेलो हेलो कह रहा था। फिर हसीना की तरफ रिसीवर बढ़ाकर कहने लगा, ज़रा तुम सुनो, मालूम होता है टेलीफोन ने बहुत पी ली है, मदोशी में गूंगा हो गया है। हसीना ने हंसते हुए रिसीवर रख दिया। लाइन कट गई। अब चलो। कहाँ चलो? इतनी जल्दी भूल गए? हम कैसीनो जा रहे थे। तुम आज की रात मेरे साथ गुजारोगे। कम ऑन। वो उसे सहारा देकर ले जाने लगी। मैंने उसकी सोच में कहा, इस शहर में जितनी ज़ेर ज़मीन सरकारी पनाहगाहें और खुफिया अड्डे हैं, मैं उन सब के मुताल्लिक जानता हूँ। मैं ये बात उसकी सोच में कह रहा था और वो यही बात बुड़बुड़ा रहा था। हसीना रास्तारी से बोली, डार्लिंग, ऐसी बातें रास्ते में ना करो, मेरे कमरे में दिल खोलकर बुड़बुड़ाते रहना। उसने मिलिट्री इंजीनियर को कार की अगली सीट पर बिठाया। फिर खुद स्टीयरिंग सीट पर आकर कार स्टार्ट करते हुए बोली, हाँ अब बताओ, ये ज़मीनी अड्डे कितने हैं और कहाँ कहाँ हैं? उस हसीना के सवाल ने मुझे चौंका दिया। मैं जो चाहता था वही सवाल वो कर रही थी। मैं थोड़ी देर के लिए इंजीनियर को छोड़कर उस हसीना के अंदर चला गया। उसने कार ड्राइव करने के दौरान डैशबोर्ड के खाने में रखे हुए मिनी रिकॉर्डर को ऑन कर दिया था। इंजीनियर जितनी ज़ेर ज़मीन अड्डों के मुतालिक बोल रहा था, वो तमाम बातें रिकॉर्ड हो रही थीं। उस हसीना के चोर ख्यालात ने मुझे बताया कि वो CIA की एक नामवर शातिर एजेंट है। गोल्डन प्रिंस हुक्काम के काबू में नहीं आते थे। वो खुद को जाहिर नहीं करते थे। उनकी छोटी बड़ी कमज़ोरियाँ CIA के हाथ में नहीं आती थीं। उन्हें अपने ज़ेर असर लाने के लिए ज़रूरी था कि पहले गोल्डन ब्रेन्स का सुराख लगाया जाए। CIA ने बहुत अरसे से जाल फैला रखा था। गोल्डन ब्रेन्स को आनी पर्दों से बाहर लाने के लिए कितने जासूस नाकाम हो गए थे। अब CIA की शातिर जासूसा जूसी वोवेला गोल्डन ब्रेन्स तक पहुंचने के लिए आई थी और सही सम इख्तियार करते हुए मिलिट्री इंजीनियर पर डोरे डाल रही थी। इंजीनियर शराब की मस्ती में उस पर बार बार लत रहा था और वो बार बार उसे परे हटाते हुए बोल रही थी, प्लीज़ सब्र करो वरना हादसा हो जाएगा। तुम कह रहे थे कि तमाम ज़ेर ज़मीन अड्डों से वाकिफ़ हो, लेकिन ऐसे भी अड्डे हो सकते हैं जो तुम्हारे इल्म में ना हो। हरगिज़ नहीं। मैं अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन के नक्शे पास करता हूँ। कोई तहखाना मेरे दस्तखत के बगैर नहीं बन सकता। ये तुम्हारा फजूल सा दावा है। कोई खुफिया सरकारी तहखाना ऐसा भी होगा जो तुम्हारे इल्म में ना हो।
मेरे इल्म में नहीं होगा तो और किसके इल्म में होगा? उस इंजीनियर के इल्म में जो तुमसे पहले तुम्हारे मौजूदा ओहदे पर था, जिसके जाने के बाद तुम इस ओहदे पर आए हो। क्या तुम्हें पता है वो इंजीनियर कहाँ है? मैंने ज़रूरी नहीं समझा कि उसका पता करूं। जोशी वोवेला ने गाड़ी एक तरफ रोक दी। उसके गले में बाहें डालकर बोली, डार्लिंग, तुम कितने ज़बरदस्त मर्द हो। मैं तुम्हारे पास आने के लिए गाड़ी रोक देती हूँ। वो अपनी मर्दानगी की तारीफ सुनकर नशे में कुछ ज़्यादा ही झूम गया। उसे आगोश में लेने के लिए उस पर झुका तो वो गीले साबुन की तरह हाथ से फिसल गई। दूर होकर बोली, जाओ, मैं नहीं बोलती। क्यों नहीं बोलती? तुम अपने से पहले वाले इंजीनियर के मुताल्लिक बताओ। हाय, ऐसे क्यों तड़पाती हो? मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने साबिका इंजीनियर को कई बरस से नहीं देखा है। शायद वो मर चुका है। उसके बीवी बच्चे तो होंगे। जरूर हैं, रॉबिन स्ट्रीट में रहते हैं। क्यों ना हम उस बेवा के बंगले में चलें? वहां जाकर क्या करेंगे? ऐश करेंगे। मेरी माँ तुम्हें मेरे बेडरूम में जाने नहीं देगी। मेरे घर में मुझे हासिल नहीं कर सकोगे। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? इतनी देर से जो सवालात कर रही हूं तो इसका मकसद यही था कि किसी दूसरे मकान का पता मालूम करूं। मुझे मकान नंबर बताओ। वो बताने लगा। उसके मुताबिक वो ड्राइव करती हुई रॉबिन स्ट्रीट पहुंची। फिर उस बंगले के सामने गाड़ी रोक दी जहां साबिका इंजीनियर के बीवी बच्चे रहते थे। जोशी वोवेला ने खला में तकते हुए सोच के जरिए पूछा, हेलो डी बॉर्बन, क्या तुम मेरे अंदर हो? डी बॉर्बन की सोच सुनाई थी। हाँ, मैं मौजूद हूं। जोशी ने कहा, इस कुत्ते को बंगले के अंदर पहुंचाओ। इसके जरिए साबिका इंजीनियर की बीवी बच्चों के दिमाग में पहुंचकर तस्दीक करो कि यह हमारी मंजिल है या नहीं। मैं अभी इसे ले जा रहा हूं। दूसरे ही लम्हे वो मिलिट्री इंजीनियर कार से बाहर जाने लगा। यानी डी बॉर्बन उसे ले जा रहा था। ये वही डी बॉर्बन था जिसे सलमान वास्ती ने ट्रैप किया था और उसे अपना मामूल बना लिया था। हमने अब तक जितने टेलीपैथी जानने वालों को अपना मामूल बनाया है, उनकी निगरानी वक्त ज़रूरत करते रहते हैं। तनवीमी अमल का असर ख़त्म होने से बहुत पहले ही उन पर दोबारा अमल करके फिर अपने ज़ेर असर ले आते हैं। तनवीमी नींद से बेदार होने के बाद उन्हें याद नहीं रहता कि हमने उन पर अमल किया था और वो हमारे मामूल हैं। डी बॉर्बन भी इस हकीकत से बेखबर था। वो इंजीनियर के दिमाग पर कब्जा जमाकर उसे बंगले के बरामदे में ले आया। कॉल बेल का बटन दबाकर इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर बनी हुई एक बालिश की खिड़की खुली। एक औरत ने झांक कर पूछा, कौन है? इंजीनियर ने खिड़की के सामने चेहरा लाकर कहा, मैं हूं। शायद तुम मुझे नहीं जानती। मैं तुम्हारे शौहर के ओहदे पर मिलिट्री इंजीनियर हूं। औरत ने पूछा, इतनी रात को क्यों आए हो? इंजीनियर ने डी बॉर्बन की हिदायत के मुताबिक कहा, तुम्हारे शौहर से मिलना चाहता हूं। मेरा शौहर न इस घर में है और न इस मुल्क में। तुम एक जिम्मेदार अफसर हो। तुम्हें इतनी रात को यहां आकर मेरे शौहर को पूछकर गैर जिम्मेदारी का सबूत नहीं देना चाहिए। चले जाओ यहां से। उसने खिड़की बंद कर दी। मैं उस औरत के दिमाग में पहुंच गया। वो तशवीश में मुब्तला हो गई थी। सोच रही थी, वो फौजी अफसर बहुत नशे में था। नशे में उसे मेरा शौहर क्यों याद आ रहा था? नशे में तो मस्ती सूझती है। शराबी अय्याश को मेरा घर क्यों याद आया? ये मेरे पास क्यों आया? मैं तो बूढ़ी हूं। क्या नशे में जवान नजर आ रही हूं? वो बंद दरवाजे के पास से चलती हुई टेलीफोन के पास आकर रुक गई। सोचने लगी, कोई गड़बड़ है। मुझे मखसूस नंबर पर इत्तला देनी चाहिए। डी बॉर्बन ने उसे रिसीवर उठाने नहीं दिया। उसकी सोच में पूछा, मुझे फ़ोन पर किसे इत्तला देना चाहिए और क्या कहना चाहिए? उसकी सोच ने कहा, मुझे फ़ौज के जनरल ने कहा था कि अगर कोई मेरे शौहर में दिलचस्पी ले या उसके मुताल्लिक कोई सवाल करे तो मुझे नंबर 616131 डायल करके उस दिलचस्पी लेने वाले के मुताल्लिक रिपोर्ट देना चाहिए। वो नहीं जानती थी कि वो फ़ोन नंबर किसका है और वो किसे रिपोर्ट देने वाली है। वो जिसे भी रिपोर्ट देती, हमारे लिए बात बिगड़ जाती। डी बॉर्बन ने उसकी सोच में कहा, मेरे शौहर के लिए ख़तरा हो सकता है, पहले उसे इत्तला देना चाहिए। उसकी अपनी सोच ने कहा, मैं कैसे इत्तला दूं? मुझे इसका पता ठिकाना मालूम नहीं है। साल में एक बार हुकूमत की इजाज़त से मुल्क के बाहर जाती हूं। मेरा शौहर कभी मुझे इस्तंबुल में, कभी रोम में और कभी पेरिस या लंदन में मिलता है। मैं उसके साथ 2 हफ्ते गुजारती हूं, फिर वापस आ जाती हूं। उसकी सोच ने बताया कि उसके शौहर की कई तस्वीरें हैं जिन्हें वो अलमारी में छुपा कर रखती है। उसके शौहर ने उसे ताकीद की थी कि वो तस्वीरें जला डाले ताकि कोई उसे सूरत से न पहचान सके। वो पूछती थी, आखिर वो दुनिया वालों से छुपता क्यों है? वो कहता था, यह सरकारी राज है।
इस सिलसिले में कोई सवाल न करो। उसने शौहर की हिदायत के बरखिलाफ तस्वीरें नहीं जलाई थीं। मोहब्बत करने वाली बीवी थी, अपने हाथों से शौहर की तस्वीरें नहीं मिटा सकती थी, इसलिए उन्हें अलमारी में छुपा कर रखा था। मैं थोड़ी देर के लिए उसके दिमाग से निकल आया। मुझे यकीन था कि डी बॉर्बन उसे गिरफ्त में रखेगा। मैंने सोनिया को मुखातिब करके उसे बताया कि मैं किस तरह तेजी से गोल्डन ब्रेन्स के खुफिया अड्डे तक पहुंचने वाला हूं और अब झूठी ऑस्कर की रिहाइशगाह से निकलकर साबिका इंजीनियर के बंगले में जाऊंगा। अलमारी से उसकी तस्वीरें निकालूंगा, फिर एक तस्वीर की आंखों में झांकते हुए उस साबिका इंजीनियर के दिमाग में पहुंच जाऊंगा।